नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम खास बातचीत करेंगे सिरसा के कालावली से कांग्रेस पार्टी के विधायक शीशपाल केहरवाला जी से। तो चलिए अब सीधे आपको लिए चलते हैं शीशपाल केहरवाला जी से, आपकी मुलाकात करवाते हैं। शीशपाल केहरवाला जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे खास प्रोग्राम में। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। केहरवाला जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि चूंकि 2024 का इलेक्शन आने वाला है और सभी पार्टियां, आपकी पार्टी हो या आपकी विपक्षी पार्टियां, सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में लगी हुई हैं, तो आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? कांग्रेस पार्टी जिस दिन से विपक्ष में बैठी थी इसी दिन से तैयारियों में लगी थी कि हरियाणा की जनता को इस भारतीय जनता पार्टी से किसी मुक्ति मिलेगी। हम उसको मुक्ति दिलाने के लिए स्टार्टिंग से प्रयासरत हैं। परंतु आपने ये ठीक कहा, बाकी जो पार्टियां हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी जब अपने सर्वे वगैरह करवा के उनको पता लग चुका है कि भाई अब हमारा हरियाणा से विदाई क्या है, तब मुख्यमंत्री जी अब गाँव में असेंबली का जो उन्होंने प्रोग्राम किया है पिछले 3.5 साल बाद अब वो निकले हैं। तो इससे जाहिर है कि वो अब चुनावी वर्ष बनाकर वो उसका मजमा लूटना चाहते हैं, जो कि साबित नहीं होगा उनके लिए। और जिस प्रकार से वो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता उनसे सवाल कर रही है कि आपके साल में काम तो कुछ हुआ नहीं है, बातें हुई है। तो ये सारा चुनौती इस प्रकार का है कि आने वाले वक्त के अंदर 2024 के अंदर हरियाणा की जनता ने एक तरफा मन बना लिया है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी चाहिए। केहरवाला जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं। अभी उनका जनसंवाद का कार्यक्रम सिरसा जिले में भी रहने वाला है, आपके हलके में भी जनसंवाद का कार्यक्रम होगा। तो आपको क्या लगता है कि ये पूरा जो कार्यक्रम है सीएम का, ये किस तरीके से चुनाव को प्रभावित कर सकता है? देखिए, चुनाव में जो स्थिति पहले भारतीय जनता पार्टी की बुरी होने वाली थी उससे भी बदतर होगी इस दौरे के बाद, क्योंकि इसका एक कारण है कि मुख्यमंत्री जन संवाद नहीं कर रहे, जन सवाल ले रहे हैं। जनता को जिस प्रकार की बातें करते हैं वो जनता के मुद्दों पर बात नहीं कर रहे, वो उनसे खेल रहे हैं, उनसे इस प्रकार की बातें करके उनको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किस प्रकार से सैलरी हमारी ठीक है, किस प्रकार से हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो इस कारण हम ठीक है। वो अपने दावे जिस प्रकार से कर रहे हैं वो हास्यास्पद है और वो होशिये पे जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी है इस बार होशिये पे जाने के लिए तैयार है। दूसरा, आपने कहा कि कालावाली में भी आए, कालावाली में पहले भी आए थे। 2016 के अंदर एक विशाल रैली की थी उन्होंने अपने जी हाँ, पर सत्ता में थे, उसके बाद फिर सत्ता में आए, परंतु जो वादे उन्होंने किए 2016 के अंदर रैली के अंदर, उसमें एक भी वादा अगर मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया हो तो मैं कहता हूँ जिस दिन कालावाली में आए तो अपनी तरफ से श्वेत पत्र लेके आए कि मैंने 2016 की रैली में 7 साल पहले ये घोषणाएं की थी और मैंने उनमें से ये एक घोषणा पूरी कर दी। तो एक भी घोषणा आपने पूरी नहीं की, आप वादे करके चले जाते हो, चुनावी वादे आपके होते हैं और उसके बाद फिर आप जनता से क्योंकि मैं जन संवाद करने के लिए आया हूँ, आपसे मिलने के लिए आया हूँ, 3.5 साल बाद में आपको याद आई है और आपने कालावाली के लिए काम नहीं किया। आपका सिरसा से 40 किलोमीटर दूर है, आप एक वाइड कॉलेज नहीं दे पाए, आप यहाँ इतना बड़ा सिटी है, यहाँ एक स्टेडियम तक नहीं है। बार बार मांग उठाने के बाद आप समझिए कि 2016 से स्टेडियम बैठा है और वो किराए की बिल्डिंग में है, एक तरीके से वो एचएएस की बिल्डिंग नहीं है, वहाँ जुडिशियल कॉम्प्लेक्स नहीं है, रेंट हाउस नहीं है और कहते हैं कि सब डिवीजन है। आपने पिछले 3 दिन पहले 6 सब डिवीजन बनाए हैं। अरे इसे नाम से बनाने का क्या फायदा जब आप ध्यान से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, तब तक काम कैसे चलेगा? तो यानी एक भी घोषणा पे उन्होंने काम नहीं कर पाए और फिर मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। तो कालावाली की जनता बहुत समझदार है, उन्होंने पहले भी आईना दिखाया है और आगे भी मैं आपको बताऊंगा बहुत जबरदस्त तरीके से कालावाली की जनता सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को इनको आईना दिखाने का काम करेगी। केहरवाला जी, एक सवाल मेरा ये भी है आपसे कि सिरसा जिले से आप हैं और आपका ये जो पूरा बेल्ट है ये व्यापक तरीके से नशे के प्रभाव में आता है, ये मानना है या ये हकीकत भी है वहां की कि
नशे का काफी प्रकोप है, तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, नशे का प्रकोप जब से, मैं आपको बताऊं, 2014 के बाद 2016 के यहाँ फिरने का प्रचलन शुरू हुआ। उसके बाद ये पीक पे 18 के बाद पीक पे था, और उसे जब चुनावी रैलियों के अंदर, चुनाव के अंदर गया तो मुख्यमंत्री ने भी माना कि यहाँ फिरने का प्रकोप है। परंतु जैसे ही चुनाव हुआ, दोबारा मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने एक बात कही, और जब मैंने सवाल लगाया तो उन्होंने एक ही बात कही कि नहीं, ये तो सिर्फ भ्रामक प्रचार कर रहा है, विपक्ष, कोई हरियाणा में टिका नहीं है। और मैंने तब उनको ये कहा था, आपको शायद याद हो, मैंने उनको कहा था कि हरियाणा अब है कालावाली है, अब उड़ता कालावाली हो चुका है। कभी उड़ता पंजाब हुआ करता था, अब उड़ता हरियाणा हो जाएगा अगर आपने पाबंदी नहीं लगाई। और आज जो स्थिति ये है कि आप जो पंजाब के साथ बेल्ट है, चाहे यमुनानगर से लेके आप चाहे अम्बाला स्टेशन, पूरा बेल्ट। और अभी मेरे पास जो खबरें आ रही है कि मेरे दूसरे साथी जो एमएलए है रोहतक, गज्जर और गुड़गांव के, वो साथी भी इस बात के लिए चिंतित है कि हमारा युवा भी इस चिट्टे की टिकट में पूरी तरीके से फंस चुका है। तो चिट्टे की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, और हमने मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाया था कि ये समस्या एक सामाजिक समस्या भी है, राजनीतिक इसमें सहमति चाहिए, वो आपके पास नहीं है, तो हम आपके साथ मिलकर काम करने के लिए भी तैयार है। इस मुद्दे पर हम सत्ता और विपक्ष की जो भूमिका है उसको भूल जाएंगे इस काम के लिए, और हम आपको रोड मैच देंगे, आप उससे काम कीजिए। हर बार कहते हैं कि हम ये करेंगे, परंतु उसके काम जीरो। कितने डेथ कालावाली में हो चुकी शिक्षे के कारण, अगर आप ग्राउंड पे झांकल पे आके देखोगे तो वो परिवार जानता है या हम लोग जानते हैं जो कि उसको भोग रहे हैं। सरकार के पास आंकड़े नहीं है, क्योंकि हर परिवार डरता है, जो भी बच्चे की डेथ होती है परिवार डरता है कि अगर इसका पुलिस में अगर कोई दाखिल अगर केस है तो कहीं परिवार वालों को तंग ना किया जाए। तो ऐसे इतने डेथ हुई है नौजवानों की जिसकी कोई सीमा नहीं है, और कालावाली है उसका नशे का घट बना हुआ है। और ये अगर है तो ये सरकार की इच्छा शक्ति जो कमी है उसके कारण। शीशपाल केहरवाला जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नशे की बात करें तो ये सिर्फ पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सोशल इशू भी है। तो मुझे जहां तक लगता है कि सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं बनती, जो भी सामाजिक संगठन या जो भी पर्टिकुलर प्लेस में जो समाज के अगुआ कहे जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप भी वहां के विधायक हैं या दूसरे जो सामाजिक संस्थाएं हैं, मैं उनका योगदान जानना चाहूंगा कि आप लोगों ने या जो दूसरे सामाजिक संस्था है उन्होंने नशे पर काबू पाने के लिए क्या कुछ प्रयत्न किया है? देखिए, तमाम समय से लेके हमने गांव में जाकर, चाहे यूथ कमेटियां थी, उनको हमने प्रोत्साहन दिया कि आप लोग ये काम कीजिए कि जो चिट्टे में लगे हमारे बच्चे हैं, उनको कहीं भी दवाई की जरूरत हो, उनको कहीं भी एडमिशन की जरूरत हो जी, अगर नशा मुक्ति केंद्र में ले जाने की दिक्कत हो, वहां ले जाकर उसकी सेवा की दिक्कत हो, तो हमने बार बार वहां जाकर हमने प्रयास किया। परंतु जो आंकड़ा इस क्षेत्र में है वो ना तो नशा मुक्ति केंद्रों से पूरा हो सकता, क्योंकि एक एक दो है जिसमें 20-20 बेड बड़ी मुश्किल से है। आप समझिए, एक गांव में जहां 50 बच्चा लगा है वहां 20 बेड क्या करेगा, उसको मुख्यमंत्री से हमने अवगत करवाया। मैं ये कहता हूँ सरकार कुछ नहीं कर सकती, सामाजिक दायित्व है, इसलिए तो हमने कहा कि हम सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। हम भूल जाएंगे सत्ता पक्ष विपक्ष, और ये सामाजिक दायित्व है, परंतु उसके लिए पहल है वो सरकारें किया करती है। और जब सरकारें करती है, नीचे का व्यक्ति है यहाँ कालावाली का जो भी सूझवान है, मैं आपको बताऊं, हमारे बहुत से व्यापारी भाई हैं जो कि जहां भी ऐसी दिक्कत आती है वहां पे पूरा सहयोग करते हैं, कैंप लगाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, खेलों के लिए वो प्रोत्साहन के लिए राशि वितरित करते हैं, हर तरीके से जो सिफारिश है वो भी इसमें लगे। परंतु जब तक सरकार की शक्ति नहीं होगी, बड़े मगरमच्छ नहीं पकड़े जाएंगे, तब तक ये जो बुराई है ये जन से वापस नहीं हो सकती। केहरवाला जी, एक सवाल और भी है मेरा नशे से ही रिलेटेड। चूंकि नशे का प्रकोप है पूरे इलाके में, नशे ने बुरी तरीके से जकड़ा हुआ है, लेकिन एक ये भी हर कोई हकीकत जानता है कि बिना पुलिस बिना प्रशासन की मिलीभगत से ये सारी चीजें नहीं हो सकती है। यह भी कहा जाता है कि चोरी कहां हो रही है यह भी पुलिस को पता है, कौन चोर है यह भी पुलिस को पता है। तो अगर
ये सारी चीजें सही हैं, तो ये भी पता होगी, चीजें पता होंगी पुलिस को कि कौन नशे का कारोबार कर रहा है और कौन इसका कारोबारी है। बिल्कुल, पुलिस को मैं ये मानता हूं कि पुलिस के को हर चीज का पता होता है, हर चीज कहाँ पे क्या हो रहा है जी, और उसको बड़े मगरमच्छों का भी पता है। अब ये राजनीतिक क्षय के कारण बचे हुए हैं, जिससे सरकार की जो पुलिस है वो कार्रवाई नहीं कर रही, या पुलिस की ही पूरी तरीके से मिली भगत है। ये बात तो देखिए, ये तो बीच की बात है, ये तो अभी कंफर्म नहीं, मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, परंतु कमी दोनों की है। ये राजनीतिक इच्छाशक्ति की बात हो चाहे पुलिस की, दोनों में कोई ना कोई कसूरवार जरूर है। और उसमें बड़ा कसूरवार मैं मानता हूं कि अगर राजनीतिक इच्छाशक्ति मजबूत हो तो प्रशासनिक अधिकारियों की हिम्मत नहीं है कि वो कार्रवाई ना करे। पुलिस है वो कार्रवाई ना करे। आज पुलिस है वही चोरों को बताने में, वही पीछे वालों को बताने के लिए सबसे आगे आती है। तो ये कारण क्या है, इससे अगर गहराई तक जाएंगे तो बहुत कुछ निकल के आएगा और बहुत से चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। जी कहरवाला जी, चलिए अब कुछ स्थानीय मुद्दों पे बात करते हैं। सड़क, बिजली, पानी, इसके बारे में जानना चाहूंगा कि आपके हलके में आप कैसे देखते हैं इन सारी व्यवस्थाओं को। देखिए, सड़कों के हालात बदतर थी और पीछे हमने बार बार जब सरकार पे प्रेशर बनाया कि अब यहाँ सड़कें नहीं गड्ढों में सड़कें हो चुकी है, उसके बाद जब सरकार से बार बार हमने प्रयास किया हमने, तो उसके बाद ये कहा गया कि जो सड़कें आपकी प्रायोरिटी में सबसे खराब है आप उनका हमें डाटा दीजिए और हम वो ठीक करवाएं। उसमें लगभग 22 करोड़ रुपए का काम मैंने दिया और जो कि मैं इसमें कहूंगा कि तो पास होके भी आया है और उसके अभी टेंडर व्यवस्था लगेगी और जैसे जैसे टाइम होगा वो ठीक होंगे। परंतु जिस तेजी से वो काम होना चाहिए था जिस तेजी से नहीं हो रहा, फिर भी हम प्रयास करेंगे कि वो जल्द से जल्द हो। रही बात पानी की व्यवस्था की, यहाँ मूलभूत जो समस्या है तालावान के अंदर, शहर के अंदर, सिटी के अंदर पानी ट्यूबवेल का आता है। जी हाँ, जो व्यवस्था है वाटर वर्क की वो इस प्रकार की दुरुस्त नहीं की गई। पिछले 6-7 सालों के वैसा का वैसा चल रहा है, छोटी मोटी रिपेयरिंग, छोटा मोटा काम। मैं कहता हूँ कि जो बड़ी सोच है कि हर घर में तुरंत पानी कैसे पहुंचे, जहाँ पे दिखते हैं सीवरेज की, आप यहाँ से वार्डों में अगर 1, 2, 3, 4 वार्ड है यहाँ से हमारे, अगर वहां जाके आप देखोगे तो सड़कें तो दिखाई देती, पानी पानी ऊपर दिखाई देता है, जैसे कि नहर के अंदर से जा रहे हैं, ऐसा बुरा हाल होता है। तो उसको बार बार हम ले जाके मुद्दा उठाते हैं, एक बार प्रशासनिक अधिकारी कोशिश कर देते हैं, बाद में समस्या जो की, क्योंकि विजन नहीं है इनके पास और सरकार के पास जब तक विजन नहीं है, जब तक देखभाल ना हो, तब तक काम सिरे नहीं सकता। और ये काम जितने भी काम है समस्या है, हम प्रैक्टिकल आदमी है, हर दिनों जाते हैं, ये हमारे दिमाग में है। और जब सरकार बदलेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो ये जो काम है मूलभूत सुविधाओं से, उसको हम प्राथमिकता पे करवाएंगे। जी शिषपाल कहरवाला जी, अभी हाल ही में कल या परसों की बात होगी, सरसों की खरीद का मुद्दा आपने उठाया था। सरकार ने 6 जिलों में आदेश दिए थे, फिर आपने कहा कि सिरसा में भी खरीद होनी चाहिए। तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, सरकार ने तो अब सिरसा में भी खरीदारी शुरू करवा दी है, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने कोई लेटर लिखा था या सिर्फ मीडिया में बात रखी थी अपनी, और उसको एड्रेस करते हुए सरकार ने कदम उठाया? देखिए, मैंने मीडिया में बात रखी थी जी, और मेरे प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई जी कि इस प्रकार से आपने 6 जिलों को ले लिया और सिरसा एक ऐसा जिला है जहाँ पे सरसों की है जो बिजाई, और वहाँ जो जिस प्रकार से सरसों के उपजाऊ भूमि है जो उसके लिए है वो बहुत ज्यादा है और सरसों बहुत ज्यादा होती है, क्षेत्र उसने छोड़ दिया। और जिस प्रकार से मीडिया में उठाया और हमने ये तय किया कि अगर ये नहीं करते तो मुख्यमंत्री 13 तारीख को आने वाले हैं, तो हमने आपके चैनल के माध्यम से जब ये बात पहुंचाई जी, उसके बाद ये असर हुआ कि सिरसा जिला को भी 2 दिन के लिए पीठ के लिए लिया है जी। तो हम चाहते हैं कि अगले 10 दिन, कम से कम अगले 10 दिन भी किसानों को दें, ताकि किसान है वो आराम से अपनी फसल को बेच सके। अगर आज कालावानी के अंदर आप हालात देख लेंगे जी, यहाँ हजारों किसान में लगे हैं,
टोकन लेने के लिए खड़े हैं, धरने पे बैठे हैं कि हम हमारी सत्य ले लीजिए। सरकार जो कहती है एक एक दाना खरीदेंगे, वो एक एक ट्राली खरीद के दिखा दे, परंतु 25-25 क्विंटल है वो लेके आते हैं किसान और वापिस शाम को वापिस लेके अपने घर चले जाते हैं। इससे दुखदायी कुछ नहीं हो सकता। सरकार ने तय कर लिया है कि संवेदनहीनता किसानों की प्रति है, जिस प्रकार से मजदूरों के प्रति है, ये बड़ी गंभीरता से सोचने की वाली बात है। सरकार वादे करती है कि हम दाना दाना करेंगे, हम भावांतर लाएंगे। अरे किस चीज का भावांतर लाओगे जब आप खरीद ही नहीं रहे तो किस चीज का भावांतर है? पूरा पूरा भाव आपने जब ना भाव दिया ना अंतर दिया ना आपने खरीद की, तो ये जो सरकार है ये मैं कहता हूं कि अपनी दिशा दफा सब कुछ भूल चुकी है। जी, तो सरकार के इस कदम को आप कैसे देखते हैं? आपने सरकार के सामने मुद्दा उठाया सरसों खरीद का और सरकार ने अपनी मांग को पूरा किया, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूं, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूं जो जिन्होंने इस जो प्रमुख समस्या को बड़ी गंभीरता से उठाया। जी, क्योंकि आवाज हम उठाते हैं, अगर सरकार तक पहुंचने का माध्यम है तो सबसे पहला माध्यम है मीडिया। अगर मीडिया पॉजिटिव है गंभीर मुद्दों पे तो सरकारें सचेत हो जाती है। परंतु ये होने के कारण तो मैं 2 दिन का टाइम दिया है, इसके लिए तो मैं सिर्फ हमारे मीडिया के साथी और जो जिन लोगों ने जहां जहां भी आवाज उठाई उन सबका धन्यवाद करता हूँ। परंतु मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि 2 दिन नाकाफी है। जी, 2 दिनों में कुछ भी होने वाला नहीं जी, बहुत सरसों पड़ी है। इसको कम से कम 10 दिन का टाइम दे सरकार, और कल मुख्यमंत्री जी आएंगे, हम अपने तरीके से बात भी करेंगे और जिस प्रकार जो हमारी स्ट्रेटजी है वो हम कल ही हम लेके आए। मतलब आपका ये कहना है कि अभी ये जो 2 दिन खरीद हो रही है इसमें भी अभी पूरी सरसों खरीदी नहीं जा सकेगी किसानों की आपके यहाँ? बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि 10% के लिए खरीदी जा रही। 2 दिनों की जितने किसान यहाँ खाद मंडी के अंदर है उतने के ही 10% नहीं खरीदी जा रही। पूरा का पूरा कालावली मंडी और आसपास का क्षेत्र यहाँ सरसों की ट्रालियों से भरा पड़ा है। किसानों के यहाँ पेड़ रखने के लिए जगह नहीं है। उनको लगता है कि 2 दिन का समय के मेरा पत्ती न निकल जाए। जिस प्रकार की अफरा तफरी हम सरकार ने बढ़ा रखी है ये ठीक नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कम से कम 10 दिन चाहिए ताकि सरसों की खरीद ठीक प्रकार से हो पाए। जी, शिषपाल खेरवाला जी, अगर हरियाणा से बाहर देखें तो आपकी पार्टी अभी कर्नाटक में अभी इलेक्शन हुए हैं, वहां पर काफी मतलब तगड़ी चुनावी कैंपेनिंग रही, आपकी भी रही, आपकी जो विरोध में पार्टियां लड़ रही थी उनकी भी रही। इस पूरे सिनेरियो को कैसे आप देखते हैं? वहां से क्या उम्मीद है आपको? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में बड़ा सार्थक चुनाव लड़ा, बड़ा पॉजिटिव चुनाव लड़ा और मुद्दों पे चुनाव लड़ा। जो कुछ करना है उन्होंने स्पष्ट अपनी नीति है वो लोगों के सामने रखी। तो भारतीय जनता पार्टी ने चाहे चुनावी वादे थे या उनको कांग्रेस के वादों को किस प्रकार से तोड़ मरोड़ के पेश किया जी, सारे देश की जनता का उन्होंने, आपने देखा होगा किस प्रकार से बजरंग दल को बजरंग दली से मिला दिया। इधर बजरंग पूनिया है वो धरने पे बैठा हो, उनको वो नहीं दिखाई देता। यानी जो जिस प्रकार से कर्नाटक का चुनाव है वहां के मतदाता बड़े सूझवान है और जो कल का परिणाम आएगा वो इस बात पे मोहर लगा देगा कि अब मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की विदाई क्या है। आप इस प्रकार के जो जिस प्रकार से धार्मिक जो चाहे राम के नाम की राजनीति या कोई और किसी प्रकार की राजनीति जो आप धर्म के नाम का आहार लेके आप जो राजनीति करना चाहते हो। चलिए, आप धर्म की बात कर रहे हैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछता हूं मैं कि क्या बजरंग दल और पीएफआई में आप समानता देखते हैं? दोनों को का कंपेयर करना सही है? देखिए, बुराई छोटी या बड़ी हो सकती है जी, पर बुराई बुराई होती है नहीं, क्योंकि पीएफआई बैन है और उस पर देश विरोधी आरोप साबित हो चुके हैं, इसलिए वो संगठन बैन है। और बजरंग दल पर एक बार बैन लगा था और वो बैन सरकार ही साबित नहीं कर पाई थी और आप ही की पार्टी की सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव की, वो सरकार ट्रिब्यूनल में साबित नहीं कर पाई कि बजरंग दल किसी देश विरोधी गतिविधि में लिप्त है। तो इसको कैसे समान देखा जा सकता है? देश विरोधी की बात नहीं है, असामाजिक तत्परता की बात जी। आप वो किसी दल में भी हो सकता है
नाम कुछ भी हो सकता है, अगर उसका नाम कुछ और भी दर्ज हो तो भी कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा, ये खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन चल रहा है जंतर मंतर पर, आपने अभी कहा कि बजरंग दल की बात करें और बजरंग पूनिया धरने पर बैठा हुआ है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या इसमें भी राजनीति हो रही है, या ये पूरा मामला विशुद्ध है, क्लियर है और ब्रजभूषण सिंह दोषी हैं और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, ब्रजभूषण सिंह दोषी है और दोषी मैं इसलिए मानता हूँ जी, जिस प्रकार से हमारी बहन बेटियां वहां बैठी, इतने दिन इतना संघर्ष कोई नहीं कर सकता झूठ के बल पे। जी, अगर आपके पास सत्य है आप लड़ाई लड़ सकते हैं, झूठ के बल पे लड़ाई हो सकती है, झूठ के बल पे आप 1 या 2 दिन आप खड़े रह सकते हैं, परंतु जितने दिन वो बेटियां हमारी बैठी है इतने दिन कोई भी व्यक्ति नहीं वहां बैठता। दूसरा, जब अगर वो मंत्री पद पे था उनको इस्तीफा देना चाहिए था। किस प्रकार से FIR हुई है, बड़ी मुश्किल से हुई है, आपको पता है कि किस प्रकार से। और रही बात राजनीति की, राजनीति उसके बाद में राजनीतिक आदमी का ध्यान है कि जहां सत्य को प्रताड़ित किया जा रहा हो, जहां पे समस्या है, अगर वहां पे एक राजनीतिक आदमी नहीं जाएगा, अगर उसके साथ नहीं खड़ा होगा, तो राजनीतिक आदमी का काम क्या है भाई? कोई काम ही नहीं है। फिर तो वो अपना घर में MLA बनो, मंत्री बनो, अपने घर में रहो, जहां समस्या है वहां जाओगे, जाओगे तो कहेंगे कि राजनीतिकरण हो गया। कोई राजनीतिकरण नहीं है। जहां समस्या होगी वहां कांग्रेस पार्टी, जहां अन्याय होगा वहां कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ेगी। और कांग्रेस पार्टी आज उस हर एक खिलाड़ी के साथ है जिसकी साफ दुर्भावना हुई है, जिनको ब्रजभूषण सिंह और भारतीय जनता पार्टी ने प्रताड़ित किया है। जी, आपने जिन सारे मुद्दों को गिनाया, जिन सारी इश्यूज पे बात की आपने, इनको आप 2024 के लिए कैसे देखते हैं? क्योंकि 2024 में लोकसभा के आम चुनाव होने हैं और हरियाणा में भी विधानसभा का चुनाव होना है, तो दोनों चुनावों को ये इशू कैसे प्रभावित कर सकते हैं? देखिए, ये इशू है जी, परंतु मैं ये कहता हूँ कि चुनाव के अंदर जो चुनाव होगा उसमें कांग्रेस पार्टी रोजगार की बात करेगी। जी, रोजगार में आपने क्या किया? क्या मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार दिए? हरियाणा की बात रही, आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 कैसे हुआ? महंगाई की बात करेंगे हम। आपने कहा कि हम महंगाई कम करेंगे, कांग्रेस तो महंगाई की दायर कहाँ करते थे? तो 350 रुपए सिलेंडर था, आज आप 1100 रुपए 1200 रुपए दे रहे हैं। आप डीजल पेट्रोल क्या रेट दे रहे हैं? आपने लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं तो क्या किया आपने? शिक्षा पे क्या किया? हमारा एजेंडा शिक्षा, रोजगार और जो ठीक है। शीशपाल गहरवाला जी, आपसे एक पर्सनल सवाल कर रहा हूं मैं, पर्सनल और पॉलिटिकल दोनों है। आपसे यह जानना चाहूंगा कि आपकी विधायक निधि का कितना पैसा आपने अपने क्षेत्र में खर्च कर दिया और उससे क्या क्या काम कराया आपने? देखिए, मैंने जो पहली बात तो विधायक निधि जी हमारी होती नहीं जी, उन्होंने भेजी एक स्कीम होती है विधायक आदर्श ग्राम योजना, उसके अंदर 2019 में हमें 1 करोड़ रुपए दिया था, वो मैंने 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। जी हाँ। उसके बाद 20 के बाद इन्होंने कहा कि कोरोना है, कोरोना के तहत हम आपका 2 करोड़ रुपए लेते हैं जी। हमने कोरोना काल के अंदर 2 करोड़ रुपए सरकार ने सभी विधायकों से दे दिए। मैं मेरा नहीं कह रहा, सभी विधायकों। जी हाँ। अभी उन्होंने पिछले 2 महीने पहले हमें 2 करोड़ रुपए का दिया। मैंने 2 करोड़ रुपए का एस्टिमेट मेरे सरकार के पास पहुंच चुके। इसके अलावा एक मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी 284 इसको बोलते हैं, और उसमें उन्होंने कहा था कि मैं हर असेंबली में आप ये दावा कर रहे हैं कि आपने सरकार से मिली पूरी ग्रांट को खर्च कर दिया। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मेरे पास समय की कमी है, शुक्रिया, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। तो खास खबर में आप देख रहे थे शीशपाल गहरवाला जी से खास बातचीत, जो सिरसा के कालावली से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। तो फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।